Okay students, so today we are going to discuss about the past paper of 2014. Yesterday we discussed about the past paper of 2015. तो 2015 के तो लास्ट टाइम मैंने आपको कराए थे, डाउ के जो है वो पास पेपर थे, और आज हम सॉल्व करें 2014 के केमिस्ट्री और इंग्लिश के पास पेपर्स को। तो केमिस्ट्री पोर्शन से स्टार्ट लेंगे, उसके बाद इंग्लिश पोर्शन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन दिस द रिएजेंट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्काइन इनटू ट्रांस अल्केन इज। इस रिएक्शन में देयर शुड बी ए ट्रिपल बॉन्ड। वो रिएजेंट जो अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होगा, वो कौन सा रिएजेंट होगा? देखो, जब हम अल्काइन की हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो तीन तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि अल्काइन में H2 से रिएक्शन कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू अल्केन। सारे ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और ये हमारे पास जो है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसी अल्काइन, अच्छा ये पहले एक स्टेप में अल्काइन से अल्कीन बनेगा, फिर अल्कीन से अल्केन बन जाएगा। नेक्स्ट, अब इसी अल्काइन में दोबारा से आप H2 ऐड करें, लेकिन इस बार H2 में आप जो है वो लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लें। लिंडलार्ड्स कैटलिस्ट, लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या होता है हमारे पास? जैसे PDBSO4 पैलेडियम मेटल होता है इन बेरियम सल्फेट, ये क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा, दिस विल बी सिस अल्कीन, सिस अल्कीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और सेम यही अल्काइन अगर आप, वो मैंने राइट साइड पे भी जिसको वहाँ से दिख रहा है वो देख सकते हैं, H2 से रिएक्शन कराएं और इस बार जो आप कैटलिस्ट यूज़ करें NaNH2 सोडियम और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, या लिथियम भी यूज़ कर सकते हैं, लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, तो ये हमारे पास बनेगा ट्रांस अल्कीन। सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक दूसरे के हैं। बोथ ऑफ दिस टू आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का मतलब ये होगा कि सिस अल्कीन से मुराद C2H4 होगा ना, तो इथाइन में एडिशन कर रहे हैं तो दो कार्बन हो गए इस तरह से डबल बॉन्डेड, और सिस में क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन इस तरह से आमने सामने लगे होंगे। ट्रांस अल्कीन में क्या होगा, एक हाइड्रोजन इस तरह होगा, एक हाइड्रोजन इस तरह क्रॉस में होगा। ये दोनों हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। दिस इज कॉल्ड सिस इथीन, ये हमारे पास है ट्रांस इथीन। ठीक है, अब ट्रांस अल्कीन और सिस अल्कीन दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। चूँकि जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मुराद ये होता है कि इजली फ्री टू मूव नहीं होता है, इसकी वजह से अलग अलग हमारे पास कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर रिएक्शन अल्काइन है उसको अगर हम ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें कौन सा रिएजेंट इन चारों में से चाहिए होगा? ठीक है, तो इसमें हमारा जो रिएजेंट को Na नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये इसको अल्केन बना देगा। लिंडलार्ड कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे तो सिस अल्कीन की फॉर्मेशन कर लेगा। हमें ट्रांस अल्कीन बनाना है तो D, लिथियम और अमोनिया, ये रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे। ये क्या करेगा, अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। ट्रांस अल्कीन क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन आमने सामने नहीं लगे होते हैं बल्कि अपोजिट डायरेक्शंस में लगे होते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा सेकेंड ईयर चैप्टर 7 से MCQs था, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेनॉल व्हेन रिएक्टेड विद PCl5 गिव A। कह रहे इथेनॉल है, जब उसको रिएक्शन PCl5 से कराया जा रहा है तो हमें A मिलेगा। इथेनॉल का PCl5 से रिएक्शन कर रहे हैं तो A मिलेगा। इथेनॉल होता है C2H5OH, इसके रिएक्शन जब हम PCl5 से करेंगे, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब हम इसका रिएक्शन करेंगे तो ये बन जाएगा C2H5
Cl प्लस POCl3, ठीक है, और प्लस HCl। ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन करने में बन रहा है। तो जो A मिल रहा है हमें, दिस इज A। अच्छा, A ही आपको बताना है, A रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म B एंड AgCl, A एंड B आर रिस्पेक्टिवली। तो A तो हमारा C2H5Cl हो गया, या तो A आंसर होगा या तो C आंसर होगा, क्योंकि A हमारा इथाइल क्लोराइड है जो प्रोडक्ट बन रहा है A। कह रहे हैं फिर A रिएक्ट्स विथ सिल्वर नाइट्रेट टू फॉर्म B एंड AgCl। यही A अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेगा, सिल्वर ऑक्साइड से भी कर सकता है, सिल्वर नाइट्रेट से भी कर सकता है, किसी से भी करा सकते हैं, तो B बनेगा और AgCl बनेगा। मतलब यही C2H5A जो हम ले लेंगे, 2 मोल्स इसके लेंगे, इसके रिएक्शन हमारे पास बस सिल्वर ऑक्साइड से होता है। आई थिंक क्वेश्चन में गलती है, Ag2O। जब इसका सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ये जो Cl है ये पूरा इसके साथ निकल जाएगा Ag के साथ, और ऑक्सीजन जो है वो इन दोनों के साथ आकर जुड़ जाएगा। ये बन जाएगा C2H5OC2H5, डाई इथाइल ईथर प्लस और AgCl बन जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। दिस इज B। तो A जो यहाँ पर बन रहा है हमारे पास है, दिस इज इथाइल क्लोराइड, ये क्लोरोइथेन, और जो B हमारे पास बन रहा है, दिस इज डाई इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन। तो C2H5Cl बनेगा और C2H5OC2H5 बनेगा। तो उसका मतलब C करेक्ट नहीं आंसर है, हमारे पास A करेक्ट आंसर। समझ गए? ये इक्वेशंस लिए गए हैं, 2 चैप्टर से निकाला गया इक्वेशंस को है। जो पहले वाली जो इक्वेशन है वो चैप्टर 8 से निकाली जा रही है, सेकेंड ईयर के अल्काइल हैलाइड से, चूँकि वहाँ पर अल्काइल हैलाइड की फॉर्मेशन हो रही है A में। और B वाला जो पोर्शन है ना, वो आपका निकाला जा रहा है चैप्टर 9 से, वो ईथर की फॉर्मेशन है। तो दोनों को मिलाकर एक क्वेश्चन यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है। इट हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड, ठीक है, क्लियर है? ये इक्वेशन से ऑर्गेनिक से रिएक्शन आया, ऑर्गेनिक से आया क्वेश्चन ये। नेक्स्ट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग सलाइन हाइड्राइड्स। सलाइन हाइड्राइड्स के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट क्या है, ऐसी बात जो गलत है। अभी कौन से चैप्टर से आ गया? चैप्टर 2 से आ गया, ये सेकेंड ईयर की हाइड्राइड्स का टॉपिक है। सो दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ हाइड्रोजन। अब हाइड्राइड्स हम जानते हैं, दैट इज़ द बाइंडिंग कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्राइड्स। आपको पता है सलाइन हाइड्रेट्स को हम दूसरा नाम देते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज आयनिक हाइड्राइड्स। अब आयनिक हाइड्रेट के बारे में क्या बात गलत है? तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर ई होगा, कोवलेंट इन नेचर। तो कोवलेंट तो होते हैं नहीं, आयनिक नेचर के होते हैं ये। बाकी भी बता दे रहा हूँ, दे गिव हाइड्रोजन टू दे गिव H2 फ्रॉम वाटर। आयनिक हाइड्राइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हाइड्रोजन मिलता है, सही बात है। दे आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। आयनिक हाइड्राइड को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड दे आर फॉर्म फ्रॉम हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारा यहाँ पर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स मीन्स अल्कली मेटल्स एंड अल्कीन अर्थ मेटल्स, उन्हीं से मिलता है ये। तो उसका मतलब ABCD ये चारों हमारे पास करेक्ट बातें हैं। और सिंपल सी बात है, सलाइन हाइड्राइड सॉल्ट लाइक हाइड्राइड है, और सॉल्ट हमेशा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, तो उसका कोवेलेंट नेचर कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसका इजी क्वेश्चन था, ई ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास करेक्ट हो गया। समझ में आ गई बात? दैट्स एन ईजी क्वेश्चन, वेरी इजी, सलाइन हाइड्राइड्स के बारे में। बस आपको ये पता होना चाहिए था कि सलाइन हाइड्राइड आयनिक हाइड्राइड को ही कहते हैं, तो फिर आप आराम से 1 सेकंड में आंसर इसको निकाल लेंगे, वरना फिर मुश्किल हो जाएगी। सलाइन से सॉल्ट लाइक याद कर लेना चाहिए, सॉल्ट लाइक नमक जैसे, तो सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स है, तो दैट सी बात है, आयनिक नेचर रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम बर्न्स इन एक्सेस ऑफ एयर। कोई भी अल्कली मेटल जलता है तो आपको पता है कि ऑक्साइड बनाता है। अब अल्कली मेटल अलग अलग ऑक्साइड बनाते हैं सारे ना, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम हटा दो। लिथियम वाहिद जो क्या बनाता है, कौन सा ऑक्साइड बनाता है?
नॉर्मल ऑक्साइड। ये सेकेंड ईयर चैप्टर 3 से आया है, एस ब्लॉक एलिमेंट से। सोडियम वाहिद है जो क्या बनाता है, पेरोक्साइड, और ये सारे क्या बनाते हैं आखिरी वाले तीनों, दे विल बी फॉर्मिंग सुपर ऑक्साइड। अब आपको पता है नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास -2 होती है, पर ऑक्साइड में -1 होती है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2 होती है। अब क्या रहे, सोडियम जब वाटर से एयर से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनाएगा, सोडियम पर ऑक्साइड बनाएगा। और सोडियम पर ऑक्साइड का फॉर्मूला इसमें से कौन सा है, अब ये देखना है जिसमें दोनों +-1 आ रहा हो। जहाँ पर देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा C, चूँकि देखो यहाँ पर Na2 है तो +2 हो गया, ये -2 हो गया, Na2O2। अब कटेगा तो +1 हो गया, ये कट के -1 हो गया, तो यहाँ पर ऑक्सीजन -1 आ रहा है। दैट्स वाई दिस इज़ सोडियम परऑक्साइड, और यही बनता है जब सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 +1 इंटरचेंज हो रही है वैलेंसी, तो ये नहीं बनेगा। Na2 में सोडियम पर ऑक्साइड है, +2 यहाँ पर -1/2 शो हो रहा है वैलेंसी, ये भी नहीं बनेगा, तो हमारे पास C बनेगा, Na2O2। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोडियम पर ऑक्साइड। तो वही सोडियम है जो पर ऑक्साइड बनाता है, वरना बाकी लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और आखिरी के जो तीनों है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे टेंड टू फॉर्म सुपर ऑक्साइड। बस समझ आ गई, ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए, तो आप ये MCQ सॉल्व कर लेंगे। ये सेकेंड ईयर चैप्टर 3 है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। H2SO4 हैड ग्रेटर एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एफिनिटी से मुराद रिएक्टिविटी। एफिनिटी जो आता है, एफिनिटी मतलब हमारे पास होते दैट इज रिएक्टिविटी। तो सल्फ्यूरिक एसिड वाटर के साथ बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। क्या वजह, क्या रीज़न है इसके पीछे, ये चीज़ बतानी है। तो देखो वाटर, और आपको पता है जब भी वाटर में एसिड डाला जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इट इज़ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें बहुत सारी हीट एनर्जी लिबरेट होती है, और एक इस वजह से होती है, ये एनर्जी होती है हाइड्रेशन एनर्जी। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी निकल रही होती है, और बड़ा फास्ट रिएक्शन होता है, बड़ा ही वॉलेट रिएक्शन होता है अगर सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में डाला जाए। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को एज अ ड्राइंग एजेंट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टू रिमूव वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो गया, डी, एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट विथ वाटर। एसिड जो है ना वाटर के साथ मिलकर हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसी वजह से क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन हो जाता है और हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। दैट्स वाई सल्फ्यूरिक एसिड। और ये चैप्टर 4 से सेकेंड ईयर की पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये MCQs निकाला है इन्होंने डाव वालों। असल में इंटर में हम सिर्फ रट्टा मार रहे होते हैं ना, याद कर रहे होते हैं क्वेश्चन आंसर नोट से, तो हम उसको ऐसा MCQs नहीं पढ़ रहे होते हैं। इसलिए जब हम देखते तो हमें पता नहीं लगता कि यार ये था कहाँ, ये तो हमें याद ही नहीं किया था कुछ, क्योंकि वो बुक के पॉइंट्स से निकाल रहे होते हैं ना, और पेपर में क्या होता है लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन हम याद कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है MCQs को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पूरी बुक तो खोल के नहीं पी सकते हैं आप, दैट इज़ अ सिंपल थिंग। ठीक है, सिंध बोर्ड को भी कहा था, सिंध बोर्ड में भी इतनी चीज़ें हैं जो कि आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। तो वही चीज़ है कि हम उसमें फिर कॉन्सेप्ट से डेवलप करते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनमें से कौन सा एक इंटरस्टिशियल कंपाउंड नहीं है, नहीं है ये पूछा। इंटरस्टिशियल कंपाउंड सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5 में आता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर है। देखो जितने भी अलॉयज होते हैं वो सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड आप जानते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक होते हैं, जिसमें कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। तो जो भी अलॉयज होते हैं, जितने भी अलॉयज होते हैं वो सारे के सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड होते हैं। अलॉय किससे कहते हैं, दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स, मेटल्स का कॉम्बिनेशन, और उसको डैश डैश डाल के हम शो कर रहे होते हैं। जैसे कॉपर और जिंक का अलॉय, ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। कॉपर और जिंक का जो अलॉय होता है उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ब्रोंज। ये तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। कॉपर जिंक और टिंक का अलॉय, दिस इज
ब्रास, ये पीतल है, दिस इज ऑल्सो अलॉय। ठीक है, हाइफन लगा हुआ है, डैश लगने का मकसद ये है चूँकि टू मेटल्स आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं तो ये कोई ट्रू केमिकल कंपाउंड्स की फॉर्मेशन नहीं करेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाएंगे। बाकी इंटरस्टिशियल कंपाउंड की एक और निशानी होती है कि इसमें एटम्स फ्रैक्शन में लगे होते हैं, पॉइंट्स में लगे होते हैं। तो TiH या TlH 1.73 हेलियम हाइड्राइड, अब यहाँ पॉइंट में लगा हुआ हाइड्रोजन, ये भी इंटरस्टिशियल कंपाउंड है। सिर्फ बच गया V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ना तो ये कोई अलॉय है, ना तो इसमें पॉइंट में नंबर लगेगा कुछ, दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ये आप जानते हैं, दिस इज वेनेडियम पेंटाऑक्साइड विच इज़ द कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सही है, तो ये ईजी क्वेश्चन है 2014 के अंदर सारे, तो इसमें कोई हमारे पसीने नहीं छूटने वाले इसको सॉल्व करने के लिए। जैसे कल जो हालत ख़राब चल रही थी तो आज इंशाल्लाह ऐसे सूरत नहीं आएगी। ये भी आपको आ नहीं रहा होगा इसका आंसर, लेकिन मैं बताऊंगा तो आ जाएगा। और कल ऐसे सवाल आते बता के भी नहीं आ रहा होगा आपको, क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स सवाल हो गया था। ये एटलीस्ट बताने से आ जाएगा आपको समझ में कि ये क्यों आंसर आ रहा है। मोनोसैकेराइड कंटेन्स डैश कार्बन एटम्स, ये कौन से चैप्टर से निकला? हाँ, यस राइट, मोनोसैकेराइड सेकेंड ईयर क्या ऑप्शन है? चलो शुक्र, एक तो आता है आपको। हाँ बी करेक्ट है। मोनोसैकेराइड, चलो एक्सप्लेन तो कर दूँ मैं जिसको नहीं आता था कि वो तो समझ लें भाई। सेकेंड ईयर चैप्टर 10 से आया हुआ ये, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ से। मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो मोनोसैकेराइड असल में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड और एक होता है पॉलीसैकेराइड। अब उसमें जो मोनोसैकेराइड होता है ना कार्बोहाइड्रेट, उसमें 3 से लेकर 10 तक कार्बन एटम्स होते हैं, 3 to 10 कार्बन एटम होता है। जैसे ग्लूकोज इज अ मोनोसैकेराइड एंड ग्लूकोज कंटेन्स 6 कार्बन एटम्स। सही है बच्चों? नाउ 3, अगर 3 कार्बन एटम है तो उसको ट्रायोस कहा जाता है, 2 है तो 4, 3, 4 है तो टेट्रोस, 5 है तो पेंटोस, 6 है तो हेक्सोस, है ना, हेप्टोस, और इस तरह से होता है ऑक्टोस। तो ये जो C6H12 वो 6 है, दिस इज हेक्सोस शुगर, चूँकि 6 कार्बन इसके अंदर है। तो 3 से 10 कार्बन एटम होंगे। वेरी वेरी इजी, कोई भी जवाब दे सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यस सी, वेल डन। दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर 4 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। अब आपको पता है यहाँ क्लोरीन 0 पर है, यहाँ क्लोरीन -1 है, यहाँ क्लोरीन +1 पर है। दिस इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइपोक्लोरस एसिड। तो क्लोरीन 0 से +1 भी जा रहा है, 0 से -1 भी हो रहा है, मतलब इसमें इसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शन कहलाते हैं ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है जिसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ के +1 भी हो रही है 0 से, और कम होकर -1 भी हो रही है। तो जो +1 हो रही है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, -1 हो रही है तो फिर रिड्यूस हो रहा है। एक ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो जा रहे हैं एक ही रिएक्शन के अंदर। दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन केमिस्ट्री। समझ में आ गई बात? इजी, वेरी इजी क्वेश्चन। एक और आसान सवाल, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स इज ड्यू टू। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 5। अब आपको पता है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे आयरन है, इसकी वैलेंसी +2 भी होगी, इसी आयरन की वैलेंसी फेरस, फेरिक, अलग अलग आयंस बनेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है इनके अंदर NH2 और N-1D। अब D1 से लेकर 10 तक कुछ भी हो सकता है। अब जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो इस ऑर्बिटल से भी बॉन्ड बनाते हैं
इससे भी बॉन्ड बनाते हैं। क्यों? बिकॉज देर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन दीज टू ऑर्बिटल्स। इन दो ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसी टाइप का आंसर हमें ढूंढना है। स्मॉल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन NS एंड N-1D। क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास? यस, बी ऑप्शन हो जाएगा। 3s और 1 मिनट, 3s और 4s तो नहीं ना, ये गलत हो गया। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ओनली 4s ऑर्बिटल टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। हाँ, तो गलत है ना, ये उन्होंने सवाल ही गलत डाला हुआ। इसको यहाँ पर 3s कर दो या 3d कर दो और 4s कर दो। मतलब कह रहे हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो दो तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि कॉपर है, मतलब दो डबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नेचर होती है। कॉपर +1 भी होता है, +2 भी होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लॉस कर सकता है। इस तरह आयरन 2 भी लॉस कर सकता है, 3 भी लॉस कर सकता है। इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या वेरिएबल वैलेंसीज। ये बिहेवियर आपको किस में देखने में आता है बच्चों? ट्रांजिशन मेटल्स में, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने में आता है। क्यों? वाई? ऐसा होता क्यों है? वाई इट अकर्स, वाई इट हैपेंस, यही तो पूछ रहे सवाल में। तो वजह यह है कि नॉर्मली तमाम एटम्स एक ही ऑर्बिटल से बॉन्डिंग करते हैं। जैसे एस ब्लॉक में एस से करते हैं, पी ब्लॉक में पी से करते हैं। बट डी ब्लॉक के अंदर NS एस से भी बॉन्ड बनाते हैं और डी से भी बॉन्ड बनाते हैं। ऐसा क्यों भाई? चूँकि इनके बीच के जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। इसकी वजह से दोनों से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस की वजह से। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अब यहाँ पर? अब भी हो जाएगा। तो वो क्वेश्चन ही गलत था असल। ठीक है, समझ में आ गया अभी आंसर कैसा है? ये इसका टॉपिक डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टॉपिक है ये। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल में आपने 5 तरह की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड फॉर्मेशन, कलर्ड कंपाउंड फॉर्मेशन, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। याद है कुछ ऐसा? कुछ तो याद होगा, इतना सा तो याद होगा यार। नाम तो समझ में आ रहा है। सर ऐसा कुछ बोल रहे थे, हम सो रहे थे क्लास में, ऐसा कान में पड़ रही थी लेकिन हम नींद में थे तो याद नहीं था। ऐसा कुछ तो जहन में आ रहा होगा ना, बस ऐसे तरह तो आ ही जाता है। अब जो पढ़ने वाला बच्चा है उसको पूरा टॉपिक जहन में आ रहा होता है, नहीं पढ़ने वाले को बस हेडिंग नहीं मार में आ रहा होता है कि ऐसा कुछ पढ़े तो थे, ऐसा कुछ सर बोल तो रहे थे। तो वो चीज़ है, तो मतलब जहन में आ जाएगा आपके कि ऐसा कुछ पढ़ा था आपने। बट ये कोई अच्छी बात नहीं है, मतलब गलत है, आपने टाइम ज़ाया किया था उस टाइम पे। तो आज आपको मसला आ रहे हैं इनसे कुछ समझने में। अगर उसी वक्त पढ़ लेते तो आज डायरेक्ट आंसर दे रहे होते। 52 है, नेक्स्ट है कि ग्लास क्या है? शीशा क्या चीज़ होती है? यस, बी है, सुपर कूल लिक्विड है। चलो शुक्र, दैट्स गुड, सुपर कूल लिक्विड है। ठीक है, ग्लास चैप्टर 11 से है सेकेंड ईयर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एस्कॉर्बिक एसिड? एस्कॉर्बिक एसिड, सेकेंड ईयर चैप्टर 11, नॉट 11 सॉरी 10, केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड? पहले तो ये बताओ, सवाल छोड़ो। यस, वेल डन, जिस बच्चे ने भी बोला, बेहतरीन बात कर दी। विटामिन सी, विटामिन सी को हम लोग कहते हैं दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के बारे में क्या बात करेक्ट है? सारी चीज़ें, आप मेडिकल्स हैं तो फिर तो मेडिकल वालों को तो पता ही होना चाहिए। पानी में तो बिल्कुल हल होता है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, ईजिली डिस्ट्रॉयड बाय ऑक्सीडेशन, मतलब आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं ना वो ईजिली डाइजेस्टेबल होते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होते हैं, उनको डाइजेशन में मुश्किल आती है। इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज एनीमिया, खून की कमी, बिल्कुल ऐसा ही है। इट हेल्प्स इन हीलिंग द वुंड्स, ऐसा ही है। विटामिन सी अगर कमी हो जाए तो गम्स वगैरह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है ना गम्स में, मसूड़ों में। तो उसका मतलब ई हो गया ऑल ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। सही है, द मेडिकल वाले तो अक्सर डिटेल में पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है कैटलिस्ट यूज्ड इन रिएक्शन दिस इज डैश एंड इट्स नेचर इज डैश।
फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स। भाई इस रिएक्शन में देखो, ये रिएक्शन जो हो रहा है ना, बुक से निकाला गया सवाल सिंध बोर्ड की। तो मैं कभी कभी पूरे की पूरे बुक की ना मैं आपको दिखाता हूँ, कभी कभी पूरी चिट लगा देता हूँ कि देखो बुक से ही आया है, बुक से ही आया, मरीख से या मुश्तरी से, जुपिटर से नहीं लेकर आई है सवाल, बुक से ही निकाले थे। अब आपने नहीं पढ़ा ठीक से तो फिर आपका मसला है, ठीक है। तो ये बुक से निकाला गया है। ये जो रिएक्शन है इसका कैटलिस्ट हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट इसमें यूज़ किया जाता है 2% इथाइल अल्कोहल, जो इस रिएक्शन को स्लो डाउन करता है। तो ये 2% इथाइल अल्कोहल इसका नेगेटिव कैटलिस्ट है इस रिएक्शन को स्लो डाउन करने की। समझ गए? तो वही सवाल ये है ना, वो नीचे यहाँ पर जो है ये एक चार्ट बनी हुई थी बुक में पूरी चैप्टर 8 में, आपकी कैटलिस्ट चार्ट बिल्कुल आखिरी के 3-4 पेजेस में होगी, किसी एक पेज में। तो यहाँ से आ गया, ठीक है। बाकी भी कैटलिस्ट याद कर लेना इस पेज से निकाल के, जो भी है। MnO2 है, ग्लिसरीन है, बहुत सारे लिखे हुए होंगे, ट्रेसेस ऑफ N2O है, बहुत सारे लिखे होंगे। If products of reaction act as catalyst, such type of catalyst is called, yes, well done Navir, this is called auto catalyst। 4 तरह के कैटलिस्ट होते हैं। एक वो जो रिएक्शन को फास्ट करता है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। एक वो जो रिएक्शन को स्लो करता है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। एक वो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करता है, दैट इज कॉल्ड बायो कैटलिस्ट और एंजाइम। और एक वो जो किसी रिएक्शन के दौरान खुद ब खुद पैदा हो जाता है प्रोडक्ट में ऑटोमेटिकली, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटो कैटलिस्ट। तो मिसाल के तौर पर जैसे MnO4 माइनस लिया आपने, Fe+3 से ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन करवाया, तो ये Mn+2 में ब्रेक होगा और Fe+2 Fe+3 बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में जो Mn+2 है ना, दिस इज एक्चुअली ऑटो कैटलिस्ट। मतलब इसमें हमने कैटलिस्ट ऐड नहीं किया, मतलब प्रोडक्ट में से ही कोई एक स्पीशी एज अ कैटलिस्ट काम करना शुरू कर देगा, ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। ये सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर चैप्टर 8 से केमिकल काइनेटिक्स, वह कैटलिस्ट वाले टॉपिक में ही है, ठीक है। 4 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक ऑटो कैटलिस्ट भी होता है। इन द रिएक्शन दिस, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड वाटर, ब्रोमीन और वाटर की बात करें, चलो पहले ब्रोमीन को चेक कर लेंगे। ब्रोमीन क्या हो रहा है? Br2 मतलब 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। Br-1 वैलेंसी कम हो गई यहाँ पर, तो ब्रोमीन 0 से -1 गया, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि इसके अंदर हो गई क्या बच्चों? रिडक्शन। अच्छा, एक और ब्रोमीन है बच्चों, उसको भी देखो। एक आयन लगा हुआ ब्रोमेट आयन, उसको देख लेते हैं, निकालना पड़ेगा यार। तो Br प्लस एक का -2 होता है, तो -6 हो गया, इक्वल टू -1। Br इक्वल टू -1 + 5 एंड Br इक्वल टू +6, और ये हो गया +5। लो बेटा, भाई ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। एक ब्रोमीन रिड्यूस हो रहा है और यही ब्रोमीन यहाँ पर क्या हो रहा है? बात समझ में आ रही है मेरी? तो ब्रोमीन रिड्यूस भी हो रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो क्या आंसर होगा? ब्रोमीन इज बोथ रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नंबर के टॉपिक हमने निकाला है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता होगा फर्स्ट ईयर चैप्टर 7 में। फ्री स्टेट में कोई होता है तो उसका तो 0 होता है, इसको तो लिखा हुआ है, इसका निकाल लिया, ऐसे ऐसे निकालना आता है सबको। Br का कैसे मैंने निकाला यहाँ पर +5, तो ब्रोमीन एक जगह पर रिड्यूस हो रहा है, एक जगह पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। समझ आ गई बात? द लोअर पार्ट ऑफ सॉल्वेट टावर हैज़ बीन कूल्ड ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा ऐश बिकॉज। सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 देखो, एक हमारे पास टावर होता है, उसके अंदर सबसे बड़ा टावर, इसको हम लोग कहते हैं सॉल्वेट टावर। सॉल्वेट टावर में ना यहाँ पर एक चीज़ बन जाती है, इसको हम लोग कहा करते थे सेकेंडरी में स्लज। स्लज 2 चीज़ों का मिक्सचर था,
NaHCO3 बेकिंग सोडा, और इसके साथ इसके अंदर क्या मिला होता था, अमोनियम क्लोराइड, दोनों मिक्स होकर स्लज बनता था। हमें यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट से अलग करना होता है, जबकि ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को डाउन करते हैं। जब टेम्परेचर कम होता है, डाउन होता है, तो क्या होता है, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और NaCO3 थोड़ा अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो किस लिए करते हैं भाई टेम्परेचर डाउन, सेपरेशन। तो क्या आंसर होगा करेक्ट? अरे सी कहाँ से, पूरा बता के भी गलत बता रहे हो। इट डिक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट ना, सोडियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी ख़त्म कर देता है। मतलब आपको तो टीचर खड़े होकर आंसर भी बता देंगे, तभी आप गलत लगा के आओगे। ये तो बड़ा मसले वाली बात है। ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद आपको समझ में नहीं आ रहा आंसर क्या है। वहाँ तो कोई खड़ा भी नहीं होगा आपको मेरी तरह बताने के लिए। सोचो फिर क्या करोगे तुम लोग। ऐसा नहीं करो, यू ऑलवेज डिसअपॉइंट मी। मुझे खुश करो मुझे यार कि यार बच्चा हो तो ऐसा हो, मैं आगे। लेकिन फिर ऐसे बच्चे होते हैं। लेकिन देखो केजू के बैचेस में जब भी पढ़ाते हैं ना, तो ये ऐसा मामला आता है। अच्छे से प्रीवियस बैच जो हमारा जाता है ना MD कैट का, यहीं पर गुलशन में MD कैट का या NED वाला बैच, तो वहाँ ये मसले नहीं आते। वहाँ चलो 2 में से 1 सवाल, 3 में से 2 सवाल सही दे रहे होते हैं। केजू के बैच में मसला रहता है ये वाला, बच्चे बहुत बैकवर्ड हो जाते हैं। तभी तो आप इस वक्त NED में नहीं है, या फिर इस वक्त आप डाओ में या MD कैट नहीं दे रहे, केजू के लिए तैयारी कर रहे हैं। वजह ही यही है ना भाई, सिंपल सी बात है। आप उतना तो मार्क हो ही नहीं सकते थे। अगर होता तो आप वहाँ पर होते आज। इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आपको कि एक डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस दिखने में आता है। रिकॉर्डिंग आप कभी MDD की रिकॉर्डिंग चेक करो आप क्लासरूम की, और आप केजू की चेक करो। मैं कभी इतना हाइपर नहीं होता उसमें, MD कैट वाली रिकॉर्डिंग में, NED वाली रिकॉर्डिंग में। और शोर मरचा होता है भाई, ABCD करेक्ट, चिल्ला रहे होते हैं बच्चे करेक्ट आंसर को। आप में ऐसा नहीं होता। लेकिन यही फ़र्क है जो मैं बताना चाहता हूँ। डिफरेंस तो क्रिएट है किसी न किसी वजह से। इसमें ये ना शर्मिंदा हो कि सर ये क्या मतलब हो, तो मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। कोई फ़र्क है, भले आप उसको तस्लीम करें ना करें, देयर इज़ अ डिफरेंस। उसके पीछे रीजंस हो सकती हैं बहुत किस्म की, क्या पता आपका कसूर भी ना हो, डिपेंड्स। ठीक है, तो क्या एटलीस्ट जब मैं आपको बता दूँ ना, तो आप करेक्ट आंसर मुझे बताएं कि ये करेक्ट है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर गलत बताओगे, गुस्सा आएगा फिर उसमें। जाहिर सी बात है कि सब कुछ बताने पे भी आंसर आपको नहीं दिख रहा है। आप बोल मेरा सॉल्युबिलिटी कम हो जा रही है, तो आप सी बता रहे हो, पता नहीं क्या बता रहे हो। लिखा हुआ है डिक्रीज, मतलब उर्दू को इंग्लिश ट्रांसलेट ही करना है ना। उर्दू में तो आंसर बता ही देता हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दो। ये चीज़ है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो। ग्रुप ट्रेंड है ये। दिस इज सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3। टॉप से बॉटम जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होती है, लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। तो टॉप से बॉटम जाएंगे, मैं उसको बना भी देता हूँ। सबसे ऊपर जो होगा, सबसे राइट पे जो होगा, उसकी सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, सबसे ज़्यादा बेरिलियम की होगी। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, दैट इज़ बेरिलियम। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ही यही होता है, टॉप से बॉटम में यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, और लेफ्ट से राइट इंक्रीज़ हो रहा होता है। तो सबसे ऊपर और सबसे राइट वाला आप देख लो। अगर सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट बोलो, सबसे नीचे और सबसे लेफ्ट वाला देख लो, मतलब सीजियम हो गया जैसे कि। When the following reactions is balanced, what is the net ionic charge on the right side of the equation? First year chapter number 7 आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से MCQs आया है। बैलेंसिंग, जब इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाएगा तो बताएं नेट आयनिक चार्ज, इक्वेशन के राइट साइड पे नेट आयनिक चार्ज कितना आएगा, बैलेंस करने के बाद कह रहे हैं। करते हैं चलो। 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 है, 4 कर दिया, यहाँ पर 8 कर दिया,
मैंगनीज एक, ऑक्सीजन 4, आयरन एक, ठीक है। अब कह रहे हैं राइट साइड पे कितने आएगी, चार्जेस कितने आ रहे हैं, +2 आ रहा है और +3 आ रहा है, मतलब +5 चार्ज आ रहा है ना हमारे पास। नेट आयनिक चार्ज मतलब टोटल आयनिक चार्ज, तो ये हमारे पास ही आंसर हो गया। मतलब बैलेंस नहीं भी करता तो वही आ रहा था, क्योंकि बैलेंसिंग हमने लेफ्ट साइड में किया, राइट में तो वैसे ही रह गया पूरा। तो नेट आयनिक चार्ज मतलब कंप्लीट चार्ज देखना, चार्ज को प्लस कर देना, आ गया, क्लियर है। मतलब ये +2 चार्ज, ये +3 चार्ज, 3 और 2 मिलाकर 5 बन गया, 5 हो गया, समझ आ गया। 60 in which the following aqueous equilibrium more yield of the product is found by decreasing pressure। देखो बच्चों, ली चार्टलर प्रिंसिपल, फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 6, ली चार्टलर प्रिंसिपल। ये प्रेशर का क्या इफेक्ट क्या आता है कि अगर, अच्छा ये प्रेशर के लिए 3 इफेक्ट देता है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट के लिहाज से। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर 4 मोल है रिएक्टेंट के, यहाँ पर 2 मोल हैं। अगर रिएक्टेंट के मोल ज़्यादा हो तो हाई प्रेशर पे रिएक्शन कैसा मूव करता है बच्चों, फॉरवर्ड। और इसी का रिवर्स अगर आप कर दो कि अगर आप रिएक्टेंट के मोल कम कर दो तो हाई प्रेशर पर रिएक्शन क्या चला जाएगा, बैकवर्ड। ये पढ़ा होगा आपने इसको ली चार्टलर में। कह रहे हैं नीचे दिए कि कौन से इक्विलिब्रियम में ऐसा होगा कि प्रेशर कम करने से ज़्यादा प्रोडक्ट मिलेगा, लो प्रेशर पर रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। तो उस सूरत में हमें वो ऐसा रिएक्शन देखना है जिसमें रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कम हो। देख लेते हैं, बराबर है, आंसर हो गया। देख लेते हैं, गलत हो गया, 2 और ये 3 और 1 4। एक और 2 तो ये तो दोनों सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, तो ई में आना चाहिए एक और ऑप्शन इसमें, बोथ बी एंड ई सही हो जाएगा ना भैया। ये दोनों सही हैं, चूँकि दोनों में आप देख लें बी में और डी में रिएक्टेंट के मोल्स कम है, और जब रिएक्टेंट के मोल्स कम होते हैं तो फिर तो क्या होता है कि लो प्रेशर पे प्रेशर डिक्रीज़ करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पर हमारा बी भी हो गया और ये डी भी हो गया, दोनों करेक्ट आंसर्स। ठीक है, ये चैप्टर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये कौन से बात फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में गलत है। हाँ जी, तो क्या आंसर होगा इसका, यस, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीजिंग। नहीं, द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। एक्सप्लेन नहीं कर रहा यार, बहुत आसान है, नींद आ रही है तो इसको क्या एक्सप्लेन करेंगे यार, आसान है ना, सबको आता है ना ये। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैव 3 ऑफ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड बिकॉज ऑफ। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो आप लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p को आप ऐसे 2px 2p/2 2pc में तोड़ देते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन लगाने 4 लग गया तो 3 को ऐसे लगा देते हैं, याद है कौन सा रूल है, यस दैट इज कॉल्ड हंट्स रूल। ये हंट्स रूल कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन्स को पहले अनपेयर्ड मैनर में फिल करते हैं, उसके बाद पेयरिंग करते हैं। याद है ना, फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 में रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पढ़ा होगा इसको आपने, हंट्स रूल को। The chemical analysis of a compound having molecular formula 188 gives इतना कार्बन, इतना हाइड्रोजन, इतना ब्रोमीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया न्यूमेरिकल। चलो कर लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप होगा। ये परसेंटेज दिया हुआ है, मोल रेशो, सिंपलेस्ट मोल रेशो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम मोल रेशो फाइंड आउट करेंगे, जो कि परसेंटेज गिवन है, तो सबसे पहले मोल रेशो फाइंड आउट किया जाएगा। मोल रेशो का तरीका क्या होता है कि परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास। एटॉमिक मास
तो ये डायरेक्ट यहीं पे कर रहे हैं शॉर्टकट, इसका तो 12 ही निकलेगा। उसका H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो ये 2 ही निकलेगा, और ब्रोमीन का 85 ही होता है एटॉमिक मास। तो कार्बन का आ गया हमारे पास मोल रेशियो 12, हाइड्रोजन का आ गया 2.1 या 2 ही कह लो उसको शॉर्टकट, ब्रोमीन का आ गया हमारे पास 85। सिंपलेस्ट मोल रेशियो के लिए क्या करते हैं हम, मोल रेशियो डिवाइड बाय लीस्ट मोल रेशियो। मोल रेशियो को लीस्ट मोल रेशियो से हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पर। तो 12, तो ये कार्बन का, हाइड्रोजन का, ब्रोमीन का, ये आ जाएगा 12/2, ये आ जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 85/2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 1, और ये सबसे कम कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट इज़ 44 पॉइंट समथिंग। इज इट? सो मैंने कुछ गलती की मुझे लग रहा है। अरे यार ये 1 हुआ ना, ये सही, ये भी तो 1 हुआ। ओके ओके, अब सही है, तो पहले बताते ना। ओके, 1/1, 2/1, 1/1, 1, 2, 1 हो गया। CH2Br, ये क्या निकला हमारे पास, दिस इज़ द एम्पेरिकल फार्मूला, ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला निकल गया। उसके बाद n वैल्यू मालूम करेंगे, n बराबर होता है MFM डिवाइड बाय EFM। MFM हमारे पास क्या आया 188, और EFM दैट इज़ 12 + 2 + 85, कितना हो गया 12 to 24, 85 24, 5 4 9 8 10 109, 85 2 और 12 है ना, ठीक है, यस 14 हो गया, 9 और 9, यस ओके, 99 डबल हुआ, ये 2 हो गया ये। तो अब एम्पिरिकल फॉर्मूला लें, CH2Br और उसको मल्टीप्लाई किससे कर दें 2 से, तो C2H4Br2, इसका निकला मॉलिक्यूलर फार्मूला, C2H4Br2 होगा कोई, ये रहा, सही है, ठीक है। इसका आंसर हमारे पास C2H4Br, आंसर है ही नहीं इसमें, Br पे तो 2 होना चाहिए था ना, 2 लगा लो यहाँ पर, नहीं क्यों 1.8, 1 आएगा, 1.0 कुछ करके आना चाहिए था, तो फिर 1 ही कर लेंगे, मतलब उसको ऐसे, फिर कैलकुलेटर नहीं है ना आपके पास, आप राउंड ऑफ करके करना पड़ेगा, कैलकुलेटर से थोड़ी ना कर रहे हैं आप, ये अलाउ ही नहीं है। द स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल्स डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपली ऑन, मतलब आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स, वो स्टेबिलिटी उनकी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, यस वेल डन, बी ऑप्शन करेक्ट। लैटिस एनर्जी ऑफ क्रिस्टल्स, जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगी उतनी ज़्यादा स्टेबल होगा, जैसे NaCl हमारा -788 किलोजूल पर मोल पर होता है, विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाई बॉन्ड। इसमें से पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक क्या नहीं है, ये फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 से आया MCQs, कौन सी नहीं है इसमें पाई बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है, सिग्मा बॉन्ड के बाद पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड जेट्स फॉर्म लेटरल ओवरलैप, लेटरल या साइडवेज पैरेलल, एक ही बात है, क्लियर है। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म फ्रॉम हाइब्रिड ऑर्बिटल, नहीं, पाई बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनते, नॉर्मली ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड बना लेते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग करके। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ p ऑर्बिटल, बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत हो गया, तो हमारे पास C ऑप्शन है। विदाउट हाइब्रिडाइजेशन भी हमारे पास पाई बॉन्डिंग हो सकती है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन की नीड नहीं होती, और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बनाते भी नहीं है, ये हमेशा नॉर्मली जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल होता है ना, वो पाई बॉन्ड बनाते हैं, बेंजीन में भी और इथीन इथाइन में, सब में ही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा होता है, जो py pz अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। याद किया होगा आपने ऐसा कुछ। 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विथ रिगार्ड टू रिएक्शन दिस, इन विच द फॉरवर्ड रिएक्शन इज, क्या बोल रहे हैं, इन विच द, स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई इतने, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिगार्ड ऑन रिएक्शन दिस, इन विच द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, शायद ये कह रहे हैं एक्सोथर्मिक है ये,
ठीक है, सही है। फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर, गलत हो गया क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड हो जाता है रिएक्शन। सेकंड चेक कर दें, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, गलत। टेम्परेचर तो लो होना चाहिए, एक्सोथर्मिक है फॉरवर्ड रिएक्शन करवाने के लिए। नेक्स्ट, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मोर SO2 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इफ द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर टोटल प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा SO2 बनेगा, सी हो सकता है। एट कॉन्स्टेंट टोटल प्रेशर मोर O2 इज फॉर्म एट इक्विलिब्रियम। एक मिनट, ये रिएक्शन को रिवर्स कर दिया उन्होंने। यहाँ पर 2 मोल हो गए, यहाँ पर 3 मोल हो गए। इसका मतलब लो प्रेशर पे फॉरवर्ड जाएगा। टेम्परेचर का मसला तो हाई टेम्परेचर, ये तो कटना ही कटना है। सी में आता है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मोर, सही, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मोर SO2 इज फॉर्म एट इक्विलिब्रियम द टोटल प्रेशर इज इंक्रीज। नहीं, अब गलत हो गया ये, क्योंकि हम नॉर्मली रिवर्स उल्टा देखते हैं इस रिएक्शन को, SO2 + O2 SO3। कॉन्टैक्ट प्रोसेस का रिएक्शन नहीं, ये उल्टा रिएक्शन हो रहा है। ये कॉन्टैक्ट का आप देखो रिवर्स कर दिया, सल्फर ट्राईऑक्साइड इस बार डिकम्पोज हो रहा है। तो एट कॉन्स्टेंट, अच्छा तो ई तो बोथ BND तो हो गए नहीं, 100% यही होना चाहिए। टोटल प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टोटल प्रेशर मोर O2 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। टेम्परेचर तो डिक्रीज ही होना चाहिए। सारे गलत हो गए तो। एक मिनट, कौन सा ऑप्शन बताइए आपको, क्या लग रहा है? ए लग रहा है आपको। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर। टेम्परेचर को तो मसला है, हाई टेम्परेचर पे तो ये फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं, बैकवर्ड आएगा। ये तो 100% कट गया, ये दो तो आप भूल जाओ उसको। CD, अब E भी कट गया, जो B पहले कट गया तो E ऐसे ही हट गया। मामला आ रहा है C और D में। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, मोर SO2 इज फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, ज़्यादा SO2 बनेगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा अगर प्रेशर, टोटल प्रेशर इंक्रीज़ किया जाए। लेकिन इंक्रीज़ करने पे तो फॉरवर्ड जाएगा ही नहीं है, बैकवर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स कम है, प्रोडक्ट के मोल ज़्यादा है। तो ये, और यहाँ पर D भी, यहाँ पर ये रिएक्शंस के अंदर कोई सवाल में गलती है, ये चार सारे गलत है, इसमें कोई करेक्ट नहीं है। मतलब कॉन्सेप्ट लॉजिक ही नहीं बन रहा है इसके अंदर सवाल में, सही है तो परेशान मत हो, इसमें लॉजिक गलत है इसका। वरना अगर यहाँ पे एक को, मतलब चलो मैं इसको सही कर देता हूँ, इसको डिक्रीज़ कर दो और यहाँ टिक कर दो, अब हो गया। मतलब अपने लिहाज से हम सवाल सही कर ले, मतलब लॉजिक में नहीं बैठ रही, गलत बात है। या स्पेलिंग मिस्टेक भी इतनी की हुई है ना उन्होंने को, फिर समझ में नहीं आ रहा है। 67 है द केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्शंस रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी आर जनरली, सिंपल बात है। चैप्टर 8, यस, हाई अमाउंट, वेरी गुड, स्लो। एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। इन दोज रिएक्शंस विच डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी वैल्यू इज डिफिकल्ट बाय एक्सपेरिमेंट, इन सच केसेस एंथैल्पी वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड बाय हैज़ लॉ, वेल डन, ठीक है, ये ऑप्शन पढ़ा हुआ, इसी के ख़त्म कर रहा हूँ। IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड, देगा कंपाउंड का IUPAC नेम निकालना है। वी हैव टू सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में आपको पता है फंक्शनल ग्रुप का आना लाजमी है, वो नहीं तो स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं बनाएंगे। दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। नंबरिंग जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब है वहाँ से कर दें, यहाँ से करीब है तो 1 2 3 4 5 6, ये 2 रेडिकल्स बाहर आ गए। तो 2 पर और 4 पर मिथाइल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2,4 डाई मिथाइल। उसके बाद 1 पर ही लगा हुआ है 1, या 1 नहीं भी लिखे तो हेक्सानॉल। कौन सा करेक्ट है? सही हो गया। नोमेनक्लेचर से आया ये सवाल, ठीक है। IUPAC आती करनी है IUPAC। लास्ट क्वेश्चन है, X डीएक्टिवेट्स द रिंग एंड डायरेक्ट्स ऑटोपायलट डायरेक्टर। ये जो बेंजीन के ऊपर X लगा हुआ है, सेकेंडरी चैप्टर 7 X लगा हुआ है, ये X क्या कर रहा है? कह रहा है कि डीएक्टिवेट कर दे रहा है रिंग को, मतलब ये हमारे पास लगा हुआ है कोई डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, और ऑर्थोपायलट डायरेक्टर है, मतलब वाहिद डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो ऑर्थोपायलट डायरेक्टर है वो हैलोजन है।
जो ऑर्थोपेडिक डायरेक्टर भी है और फिर बेंजीन को डीएक्टिवेट भी करता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो जाएगा हमारा? यस, बी आर हो जाएगा इसका भी। एक्स वैसे भी हैलोजन को शो करता है। क्लियर है तो मसला? तो आज का फिर भी कल के लिहाज से आराम है, मतलब सही है, मतलब बेहतर है पहले से। मतलब कोई वो नहीं है कि कल वाला हाल तो नहीं हो ना आज फिर भी आप लोगों ने कुछ ना कुछ तो बताया है, ठीक है। तो मैं खुद परेशान हो रहा था आज। एक आध सवाल में सिर्फ ऐसा मसला रहा है, वरना नहीं रहा किसी में ऐसा। क्लियर है? तो हर साल नहीं होता ऐसा, एक साल अगर आ गया तो आ गया, 10-20 साल में एक बार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो इंटर के पेपर पर 10-20 साल में एक साल ख़तरनाक आया था, लेकिन हर साल नहीं आता। सिंपल वाली बात है, नसीब की बात है। इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन होंगे शुरू में इसके। सबसे पहले जो इंग्लिश में तो सकून है, आपको पता है, इजी पोर्शन बनता है इंग्लिश का। डाउट डिस्ट्रेस की वी नीड टू राइट द अपोजिट। डिस्ट्रेस मतलब परेशानी, बेचैनी, बेसकूनी। इसका सकून आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ना भाई, हैप्पीनेस, खुशी। इफ़ समवन इज डिस्ट्रेस तो उसका उलट होगा हैप्पीनेस। स्विफ्ट मतलब होता फास्ट, उसका स्लो हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया। सही है भाई, समझ गए? ये एंटोनिम्स हैं। पैसेज, व्हाट इज लाइफ? A little scum of no importance on the surface of an important globe circling around a second-rate star। ये लिया गया है, आई थिंक सेकेंडरी की बुक से लिया गया है पैसेज। ये एन एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स, सर जेम्स जीन्स, ये वहाँ से आया। अगर आप थोड़ा सा क्लियरली देखें तो ये इंग्लिश की बुक से लिया गया। सीन पैसेज है, मतलब पढ़ के, तो मैं आई एम अ टीचर माई सेल्फ इन इंग्लिश, दैट्स व्हाई आई नो इट। तो what is life? A little scum of no importance on the surface of an unimportant globe circling around a second-rate star। सूरज को कह रहे हैं कि सेकेंड-रेट स्टार है, कोई बहुत बड़ा तारा नहीं है, एक मीडियम साइज एक स्टार है, उसके गिर्द हमारे ग्लोब घूम रहा है, उसी में हमारी ज़िंदगी है। An accidental conglomeration means collection of atoms which have come together by an odd chance। मतलब ज़िंदगी मुख्तलिफ एटम्स हैं, वो इस तरह से जुड़ गए कि प्रोटीन बन गए, अमाइनो एसिड बन गए, लाइफ जनरेट हो गई, सिंगल सेल्ड स्पीशीज़ बन गई। मतलब लाइफ बाय एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। द रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडिंगली इम्प्रोबेबल हैपनिंग। ये नतीजा है कि बिल्कुल एक नामुमकिन वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे एटम मिलकर एग्जैक्ट इस पैटर्न में जुड़ जाएँ कि वो लाइफ की फॉर्मेशन कर लें। एक एटम के अंदर, एक सेल के अंदर भी बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं जो एक परफेक्ट पैटर्न पर जुड़े होते हैं। तो ये तो ऐसा नामुमकिन दिखता है कि खुद ब खुद एटम्स जुड़कर कैसे ज़िंदगी बनाएंगे। मतलब एक्सीडेंटली इम्पॉसिबल कह रहे हैं कि मतलब साइंस उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती क्रिएशन ऑफ लाइफ के बारे में, वो कैसे एक्सीडेंट हो गया। बट ये एक्सीडेंट इम्पॉसिबल है। रिलीजन कहती है खुदा ने किया, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएशन अल्लाह ने किया है, और ये खुद ब खुद ज़िंदगी वजूद में नहीं आ गई, इसके पीछे कोई रीज़न था। दैट इज़ वॉट सम एस्ट्रोनॉमर्स वुड हैव अस थिंक। लुक आउट इनटू द डेप्थ ऑफ स्पेस। They have discovered a universe of unthinkable dimensions, a billion suns in our own galaxy। मिल्की वे में मतलब बिलियंस ऑफ सन तो हमारे अपनी गैलेक्सी में, सन से मुराद से सारे स्टार्स हैं। बियॉन्ड इट परहैप्स अ बिलियन गैलेक्सीज, उससे पीछे पता नहीं बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी हैं, और हर गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार हैं। एस्ट्रोनॉमी में किसी को इंटरेस्ट है तो आपको पता है मैं क्या बात कर रहा हूँ, नहीं भी इंटरेस्ट है तो सुना होगा। ओनली रिवील्ड टू अस एज टाइनी स्मजेस ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट। हमें वो इतनी बड़ी बड़ी गैलेक्सीज जब हम उसकी फ़ोटो उतारते हैं तो स्मज जैसा, ब्लर जैसा हमें दिख रहा होता है, जबकि वो बहुत बड़ी गैलेक्सीज होती हैं, कितने ही लाइट ईयर्स मतलब उसकी जो है उनकी लंबाई होती है, बट वो फोटोग्राफिक प्लेट में एक स्मज की तरह लग रही होती है। नो वंडर दे आर इम्पोर्टेंट, दे आर इम्प्रेस्ड बाय द एनॉर्मस डिस्पैरिटी बिटवीन द स्कैफोल्डिंग एंड द रिजल्ट। लाइफ सीम टू बी एज जीन सेट, जैसे जीन साइंटिस्ट हैं, जैसे जेम्स जीन्स ने कहा था, an utterly unimportant byproduct in a universe which was clearly not designed for life। मतलब कह रहे हैं कि हमारे यूनिवर्स को तो लाइफ के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया था। मतलब यूनिवर्स का मकसद शायद ये नहीं होगा कि इंसान बसे आकर इसमें। एंड विच टू ऑल अपीयरेंसेस इज आइदर टोटली इनडिफरेंट और डेफिनेटली हॉस्टाइल टू इट। जबकि हम यूनिवर्स को देखें, अगर अर्थ को हटा दें तो पूरी यूनिवर्स बाकी जो है वो इस लाइफ की हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल से मतलब लाइफ की दुश्मन है। कहीं पर गर्मी बहुत ज़्यादा, कहीं पर सर्दी बहुत ज़्यादा, कहीं पर ऑक्सीजन नहीं, कहीं पर हवा नहीं, कहीं पर सरफेस नहीं, हॉस्टिलिटी दिख रही है आपको हर तरफ।
कि जान की दुश्मन है यूनिवर्स हमारी, सिर्फ अर्थ वाहिद प्लेस है जहाँ पर ज़िंदगी है, बाकी तो किसी प्लेनेट में हमने अब तक ज़िंदगी नहीं देखी। वो सब इतने ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस वहाँ पर हैं। तो इसका हम ये कैसे कर सकते हैं कि यूनिवर्स पूरी के पूरी हमारी ज़िंदगी के लिए बनाई गई, उसके लिए एक अर्थ ही बना दिया जाता सिर्फ, इतनी सारी गैलेक्सीज क्यों बनाई गई? एज अ साइंटिस्ट ये कह रहे हैं, एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इट सीम्ड इनक्रेडिबल दैट द यूनिवर्स कैन हैव बीन डिजाइन प्राइमरीली टू प्रोड्यूस लाइफ लाइक अवर ओन। ये अजीब, ये बड़ा हैरत अंगेज़ लगता है कि यूनिवर्स सिर्फ इसलिए बनाई गई कि हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में आ सके, हम इंसान इस दुनिया में चल फिर सकें। हैड इट बीन्स, अगर ऐसा हो, श्योरली वी माइट हैव एक्सपेक्टेड टू फाइंड अ बेटर प्रोपोर्शन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब अगर ऐसा होता तो फिर इतनी बड़ी कायनात बनाने की ज़रूरत क्या थी? एक छोटे से एक अगर हम अर्थ भी बना देते तो फिर दुनिया बच सकती थी यहाँ पर पूरी, इतनी सारी गैलेक्सीज की नीड क्या थी? मतलब एक तरह से कि आर्गूमेंट कर रहे हैं अबाउट द क्रिएशन एंड एवोल्यूशन इन चीज़ों पर। तो आई थिंक ईजी एक पैसेज है, मतलब कोई बहुत मुश्किल पैसेज नहीं है। एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं और मैंने आपको सिंपल उर्दू में बता दिया क्या मतलब इसके। द टाइटल ऑफ द पैसेज कैन बी, टाइटल क्या हो सकता है इस पैसेज का? गैदरिंग ऑफ एटम, द लाइफ आउटसाइड द अर्थ, यूनिवर्स एंड इट्स अननीडेड वास्टनेस। यस, ये सही ही होना चाहिए। यूनिवर्स कायनात और उसकी गैर ज़रूरी कुशादी, मतलब कुशादगी, वास्टनेस, उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इसका सी हमारे पास का करेक्ट आएगा ऑप्शन। ये पढ़े, अकॉर्डिंग टू ऑथर, इफ यूनिवर्स हैव बीन डिजाइंड प्राइमरीली टू प्रोड्यूस लाइफ लाइक अवर ओन, देन ऑप्शन यस बी, देयर वुड हैव बीन अ बेटर प्रोपोर्शन फॉर अस। मतलब फिर एक प्रोपोर्शन के रास्ते में छोटा एरिया देना चाहिए था, फिर इतने बड़े एरिया की ज़रूरत नहीं थी हमें। हम लास्ट वुड हैव बीन अ स्मॉलर। देखो ये एग्जैक्ट लाइंस ली गई है ना, मैं लाइंस देख लेते हैं। एग्जैक्ट लाइंस ली गई हैं, क्योंकि हम इसमें मरीज से नहीं। फाइंड अ बेटर प्रोपोर्शन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैकेनिज्म। अच्छा, बेटर प्रोपोर्शन आ रहा है उसमें? नहीं आ रहा। बेटर आ रहा है ना, तो बी ही होगा। तो सेम वर्ड्स के तौर पे आ गया ना ये, तो फिर ज़रूरत नहीं है स्मॉल लगाने की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, द ट्रीज मस्ट डैश प्लांटेड ओवर 50 years ago। वेरी इजी, मस्ट हैव बीन प्लांटेड, यस, ओवर 50 years ago। मतलब लास्ट में इनको 50 साल पहले शायद प्लांट किया गया होगा, उगाया गया होगा। 6, इट इज़ क्वाइट पीपल डैश फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर दैन रिच। एक मिनट, ये पीपल शायद नहीं आएगा यहाँ पर। इट्स क्वाइट डैश फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर दैन रिच। अब सही है, बताओ। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल, इट इज़ क्वाइट पोटेंशियल, इट इज़ क्वाइट लेवल, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। हाँ बिल्कुल ए होना चाहिए। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल फॉर पुअर पीपल टू बी हैप्पियर दैन रिच। ये मुमकिन है कि गरीब लोग अमीरों से ज़्यादा खुश रहें, पॉसिबिलिटीज़ की है। स्पॉटिंग एरर है 7, 8 में। पहला बताइए, द ऑफिस इज सो बिजी दैट 2 extra कलर्स हैव हैड टू बी टेकन ऑन। डी हो जाएगा, हैव हैड नहीं आएगा यहाँ पर, है ना। तो हैव टू भी होना चाहिए, हैव टू बी टेकन ऑन। 8 है, मिस्टर अहमद इज़ टू ओल्ड टू वर्क। यार पता नहीं हर पे ये 2 वाले ही क्यों लगा रहे हैं ये लोग। हर स्पोर्टिंग एरर में 2 वाले ही ये गलती ये लोग निकल रहे। देखे तो आप लगातार 3-4 पेपर सॉल्व किए, सब में ये गलती निकली, 2 वाली निकली। आई डोंट नो वाई। तो अब ये याद कर लो कि 2 आ गया तो वही गलत है गाँव में। ओके, मेडिटेटिव, मेडिटेशन से निकला है ये वर्ड। मेडिटेशन का मतलब होता है या सोचो, विचार करना, थॉटफुल। सिनोनियम है ये, सेम वर्ड से मीनिंग सेम आनी चाहिए। अमेजमेंट का सिंपल सरप्राइज हो गया। इंग्लिश तो आसान होता है, पीस ऑफ केक।